अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल केपीके नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने स्टार्ट किया है बीएस नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर केएमयू की इंपॉर्टेंट स्लाइड। और आज हमारा लेक्चर है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का तीसरा यूनिट, गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। जी हाँ, हमारे पास टोटल इस यूनिट के 26 स्लाइड है, लेकिन इन सारे 26 स्लाइड में हम ओनली 14 इंपॉर्टेंट स्लाइड पढ़ने वाले हैं। बिकॉज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 स्लाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास 8 जो स्लाइड है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके अलावा अगर हम निकाल दे क्वेश्चन एंड आंसर स्लाइड को और इसके अलावा थैंक यू स्लाइड को और रेफरेंस स्लाइड को, तो हमारे पास ओनली 13 और 12 स्लाइड आते हैं जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। उनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं उन टॉपिक से। तो आइए हम पहले पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव को कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन द लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड्स, डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर जेनेरिक बेसिक प्रोग्राम, डिफाइन द गोल ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज आ सकते हैं और बहुत आ चुके हैं। तो पहले हम ह्यूमन नीड्स को पढ़ने वाले हैं। इस पर 2 स्लाइड है, फिर उस बाद में मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीड्स आर दिस समथिंग दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लिव अ हेल्थी लाइफ। एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थी लाइफ के लिए नीड्स का पूरा होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि नीड्स ज़रूरियात का पूरा होना हेल्थी लाइफ के लिए ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वांट्स। ये वांट्स डिफरेंट है, नीड्स और वांट में फ़र्क होता है। नीड्स जो ज़रूरियात होती है बेसिक, और वांट्स उसके बाद जो आप चाहते हैं, आपकी जो ख्वाहिशात है, डिज़ायर है ह्यूमन बीइंग की, तो उसके बाद वांट्स आता है। तो पहले नीड्स पूरी किए जाते हैं, फिर वांट्स आता है। डिफिशिएंसी काजेज अ क्लियर एडवर्स आउटकम, डिसफंक्शन और डेथ। अगर इसमें कोई डिफिशिएंसी आ जाती है नीड्स में, तो फिर ये डिसफंक्शन यानी कि डिसफंक्शन, हमारी नॉर्मल लाइफ की फंक्शन डिस्टर्ब होती है। हाँ, डेथ भी काज हो सकती है अगर ह्यूमन नीड्स में एबनॉर्मली चेंजेस आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड है। पहला ऑब्जेक्टिव और फिजिकल नीड, ये भी आ सकता है कि ऑब्जेक्टिव नीड्स इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल नीड्स। और दूसरा हमारे पास सब्जेक्टिव, ये भी आ सकता है कि सब्जेक्टिव नीड्स इज आल्सो कॉल्ड। और तीसरा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो हमारे पास 3 टाइप्स हुए। पहले टाइप्स में हमारे पास फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी आता है, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान और हिफाजत। तो ये हमारे पास बाहर की दुनिया ऑब्जेक्टिव में आता है या फिजिकल में आता है। और दूसरा हमारे पास सब्जेक्टिव यानी कि जो बंदा, जो ऑर्गेनिज्म है वो ख़ुद महसूस करता है, यानी कि सेल्फ एस्टीम, इज़्ज़त और वक़ार, एफेक्शन या प्यार और लव। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव नीड में आता है। उसके बाद तीसरा सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स हमारे पास जो है, ये तीसरा नीड है। और इसमें जब ये दोनों नीड्स पूरे हो जाते हैं तो फिर हमारे पास सेल्फ फुलफिलमेंट लास्ट वाला नीड्स आता है, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपने आप को एक जगह पर देखते हैं। तो हमारे पास सेल्फ फुलफिलमेंट में क्या आता है, जिसमें बंदा डिज़ायर, ख्वाहिश करता है कि मैं अचीव करूं और एक हाईएस्ट पीक लेवल पर पहुंच जाता है। तो इसमें हम सेल्फ फुलफिलमेंट नीड में आता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके जी। मैस्लो हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स। मैस्लो कौन था? ये हमारे पास अमेरिकन इब्राहिम मैस्लो था। इन 1943 में इन्होंने पहला पेपर इस्टेब्लिश किया, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तो ये हमारे पास यही डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें 5 कैटेगरी आते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि कौन है ये मैस्लो। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, पूरा नाम इब्राहिम मैस्लो था, और ये प्रोफेसर ऑफ द साइकोलॉजी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था। क्रिएटर ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसने एक हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी पेश की थी। A 5-stage triangle assumes that a person attempts to satisfy the more basic needs before directing behavior towards satisfying the upper level need। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें 5 स्टेजेस है और ये ट्रायंगल इन शेप है। 5 स्टेजेस है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपर लेवल में जाता है तो उसको चाहिए कि पहले वो बेसिक ह्यूमन नीड्स को पूरी करे। तो अभी इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं।
इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स है। ये ट्रायंगल है। जी हाँ, ये ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पेपर में बहुत एमसीक्यूज टॉपिक से आए हैं। किस तरह आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको दिया जाएगा कि विच वन इज़ द लोवेस्ट स्टेज ऑफ द मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो हमारे पास लोवेस्ट जो है फिजियोलॉजिकल है और इसमें क्या आता है, ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमोस्टैसिस एंड एक्सक्रेशन। इस तरह भी आ सकता है कि ब्रीथिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीपिंग, होमोस्टैसिस, एक्सक्रेशन आर बिलोंगिंग टू विच स्टेज, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो कौन सा आता है इसमें, फिजियोलॉजिकल। और दूसरा हमारे पास है सेफ्टी, हिफाजत करना, यानी किस चीज़ की हिफाजत करना, सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी की, एम्प्लॉयमेंट की, रिसोर्सेज की यानी कि पैसे, मनी वगैरह की, मोरालिटी, अपनी अखलाकियात की भी हिफाजत करना है, फैमिली, हेल्थ और प्रॉपर्टी। तो ये कौन कहता है, इब्राहिम मैस्लो, कि ये बेसिक नीड है, आपको स्टेप बाय स्टेप करने होते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब है नज़दीक और करीब। तो ये सेक्सुअल कुर्बत जो है, नज़दीक या जो है या फ्रेंडशिप या फैमिली किस कैटेगरी या स्टेट के साथ बिलोंग करता है, लव एंड बिलोंगिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसी तरह आ सकता है। इसके बाद एस्टीम आता है। एस्टीम का मतलब है इज़्ज़त और वक़ार। फिर उसके बाद जो लव एंड बिलोंगिंग का स्टेज पूरा होता है तो फिर इज़्ज़त और वक़ार का स्टेज आता है, जिसमें सेल्फ एस्टीम यानी अपने आप की इज़्ज़त और वक़ार है, कॉन्फिडेंस है, अचीवमेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, रिस्पेक्ट बाय अदर्स, तो दूसरों को इज़्ज़त देना और दूसरों से इज़्ज़त एक्सपेक्ट करना, ये एस्टीम के कैटेगरी में आता है। जब ये पूरा हो जाता है तो इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अपने आप को तस्वुर करना कि मैं मोरालिटी, अखलाकी तौर पर मैं कंप्लीट हूँ, क्रिएटिव हूँ, स्पॉन्टेनिटी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो मुझ में, लैक ऑफ प्रेजुडिस, हमारे पास तंग नज़री यानी कि तंग नज़री ना हो, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट हो, रियलिटी को मानना हो। तो ये फिर आखिरी स्टेज आता है अकॉर्डिंग टू इब्राहिम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इस ट्रायंगल में। तो लास्ट कौन सा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और पहला कौन सा है, फिजियोलॉजिकल स्टेज। तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं कि PSL पाकिस्तान सुपर लीग, ES बाद में जो आखिरी आते हैं तो फिर वो आपको याद रहेंगे। तो PSL ES ये आपने इस तरह याद रखना है। तो हमारे पास पीक पर कौन सा आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके जी, फिर यहाँ पर डिटेल में दिया गया है मेस्लो हायरार्की ऑफ बेस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। ये एक थ्योरी है, दैट समथिंग विल बी कॉल्ड बेसिक नीड्स, जिसमें बेसिक नीड्स आते हैं। दोज नीड्स आर नॉट मीट, अगर ये ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी, इलनेस, बीमार पड़ जाएंगे। दोज नीड्स आर मीट, अगर ये मीट पूरे हो जाते हैं तो कैन प्रिवेंट इलनेस, तो फिर आप बीमार या डिसफंक्शन नहीं हो सकता। दोज नीड्स आर एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थी वेलनेस, अगर ये नीड पूरी हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि आप हेल्थी और वेलनेस के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। देयर इज सेंस ऑफ द लॉस इफ दीज नीड्स आर नॉट मीट, अगर ये ज़रूरियात पूरी नहीं होती तो इस तरह महसूस होता है कि कोई चीज़ गुम हो चुकी है, यानी कि आप इनकम्प्लीट होते हो। देयर इज सेटिस्फैक्शन इफ दीज नीड्स दोज नीड्स आर मीट, तो इसमें सेटिस्फैक्शन होता है जब ये नीड्स पूरे हो जाते हैं। 10 बेसिक ह्यूमन नीड्स, इसको मज़ीद मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है कि 10 कौन कौन से है। नंबर 1, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से, क्लीन इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरा माहौल, चाहे वो फिज़िकल यानी कि कोई नुकसानदेह बाहर की दुनिया में मौजूद ना हो, या आपकी साइकोलॉजिकल की दुनिया में भी आप रिलैक्स और क्लीन इन्वायरमेंट हो। इसके अलावा एडिक्वेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर, यानी कि पानी का भी कोई मसला ना हो, पानी मुहैया हो आपको। क्लॉथिंग, कपड़ा, न्यूट्रिशन, खुराक, शेल्टर, मकान मौजूद हो। हेल्थ केयर, आपका हेल्थ केयर यानी अगर आप बीमार होते हैं या प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़ के लिए इक़दाम किए जाए, या प्रमोशन ऑफ द हेल्थ के लिए कोई इक़दाम किए जा सकते हो, तो ये भी बेसिक ह्यूमन नीड है। कम्युनिकेशन, दूसरों के साथ अच्छी ताल्लुकात, सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, ये भी बेसिक ह्यूमन नीड है। फूड एंड लाइटिंग, हाँ आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी का भी हो। एक्सेस टू एजुकेशन, आपको तालीम भी मुहैया हो गवर्नमेंट से। कल्चर एंड स्पिरिचुअल एंगेजमेंट, आप कल्चरली भी आपकी ह्यूमन नीड पूरी हो और इसके साथ स्पिरिचुअल, आपकी जो साइकोलॉजिकल या माइंड के लेवल पर भी आप बेसिक ह्यूमन नीड आपकी पूरी हो। तो ये हमारे पास 10 इंपॉर्टेंट बेसिक ह्यूमन नीड्स पॉइंट्स है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस चैप्टर का सेकंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक WHO is established on 7th April 1948. It is very important MCQ that it is established on 7th April 1948. कब बनी? 7 अप्रैल 1948, यानी एक पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद एक साल बाद। इट इज़ स्पेशलाइज्ड नॉन पॉलिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैर सियासी है। हेल्थ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये यूनाइटेड नेशन यूएन का हेल्थ एजेंसी है, विद हेडक्वार्टर ऑफ द जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ये भी कई बार आ चुका है कि ये इसका मेन जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स। ये रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ का? पूरी दुनिया ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स का, यानी कि दुनिया में जितने भी हेल्थ इदारे हैं, सिस्टम है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। अगर कोई पेंडेमिक आ जाती है या कोई भी बीमारी आ जाती है तो WHO उसे वो करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती है। एवरी ईयर 7 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। जैसे कि नर्सिंग में 12 अप्रैल, जैसे कि परसों ही मनाई गई 12 मई, तो इसी तरह WHO का कब मनाई जाती है वर्ल्ड हेल्थ डे? 7 अप्रैल को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। विजन WHO का नज़रिया क्या है? द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ। सारे दुनिया के लोगों की सेहत की उसूली और सेहत को हाईएस्ट लेवल पर लेके जाने WHO का नज़रिया है। मिशन क्या है? टू लीड स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमोंग द मेंबर स्टेट, दूसरी कंट्री की स्टेट के लोगों के साथ शाना बशाना काम करना, एंड अदर पार्टनर्स टू प्रमोट द इक्विटी इन हेल्थ, ताकि प्रमोट कर सके हेल्थ को इक्वली पूरी दुनिया में, टू कम्बेट डिजीज़, और एक डिजीज़ के साथ लड़ा जाए, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लेंथन द लाइफ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के सारे लोगों की लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना, डेथ रेट को कम करना, हेल्थ की प्रमोशन करना। ये किसका मिशन है? WHO का। जी हाँ, यहाँ पर आए है कुछ इस तरह की स्लाइड जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया जाए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। FON माइक्रोबायोलॉजी, इनऑर्गेनिक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर स्किल। तो ये आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ से कोई MCQ नहीं आ सकते। तो हम इस तरह करते हैं, इसको स्किप करते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट स्लैब को पढ़ते हैं, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम है। नर्सिंग, ओके, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की गई है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊँ कि टोटल 4 स्लाइड रहते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद हमारे पास चैप्टर ख़त्म। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग डेफिनेशन को जानते हैं। यहाँ पर पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि टोटल हमारे पास 4 डेफिनेशन है, और पहला किसने किया था? नाइट एंगल ने 1860 में। उन्होंने कहा था कि द यूटिलाइजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम टू हिज रिकवरी, यानी कि किसी पेशेंट के इन्वायरमेंट को इस तरह इस्तेमाल करना ताकि वो उसको हेल्प कर सके डिजीज़ को रिकवरी में। तो ये किसने किया था? नाइट एंगल ने 100 साल पहले। दूसरा NA ने, अमेरिका नर्स एसोसिएशन में यहाँ पर जो डेफिनेशन किया गया है, और तीसरा WHO ने, और चौथा हेंडरसन ने। तो यहाँ पर हम दूसरा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन ने जो किया है, इट इज़ द डायग्नोस, ये तशख़ीस है, एंड ट्रीटमेंट, इलाज है, ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज, ह्यूमन की, यानी कि किसी पेशेंट की, टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर किसी को एक्चुअल, यानी जिस डिज़ीज़ के साथ एक्चुअली आया है, जिसको एक्चुअली जो डिज़ीज़ हो, और पोटेंशियली, यानी कि जो डिज़ीज़ होने वाला है, उस प्रॉब्लम को भी ट्रीट करना, डायग्नोस करना, ये किसका काम है? नर्स का काम है। तो ये नर्सिंग का डेफिनेशन किसने किया है? ANA ने 1980 में। यहाँ पर हमारे पास तीसरा डेफिनेशन किसने किया है? WHO ने। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़। ये एक आर्ट है, ये एक साइंस है, जिसमें हेल्थ के हवाले से इंडिविजुअल के साथ, फैमिलीज़ के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ काम किया जाता है, ताकि प्रमोट कर सके वेलनेस ऑफ द बॉडी की हिफाजत की जाए, बॉडी की बीमारी को ठीक किया जाए, या माइंड को, या स्पिरिचुअलिटी को। तो इन सारी चीज़ों की हिफाजत करना या हेल्थ के हवाले से मदद करना किसका काम है? नर्स का काम है। और ये किस के साथ होता है काम? इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी को गाइड किया जाता है। इट इज़ द लास्ट 4 डेफिनेशन ऑफ द नर्सिंग किसने किया था? वर्जीनिया हेंडरसन 1960 में, अमेरिकन नर्स थी, और वो कह रही है कि इट इज़ द असिस्टिंग द इंडिविजुअल सिक और वेल, यानी कि एक इंडिविजुअल की हेल्प करनी है, चाहे वो बीमार हो या ठीक हो,
इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़, उन सारे कामों में कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, जो हेल्थ के साथ रिलेटेड हो, और इट्स रिकवरी, या अगर उसको डिजीज़ हो तो उसको रिकवरी में देने में हेल्प मिले। दैट ही विल परफॉर्म अनएड, ताकि वो अपने काम बगैर किसी हेल्प के परफॉर्म कर सके। एबियर द नेसेसरी स्ट्रेंथ, विल और नॉलेज, अगर उसको पावर और नॉलेज की ज़रूरत हो या किसी काम की, एंड टू डू दिस इन सच वे, तो वो इस तरह परफॉर्म कर सके, टू हेल्प हिम अगेन इंडिपेंडेंटली, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने काम अंजाम दे सके, एज रैपिडली एज पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो जाए। तो अगर उसकी कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई काम नॉलेज की, तो वो ख़ुद इंडिपेंडेंटली अपने आप की मदद करे बग़ैर किसी हेल्प की। तो ये सारी चीज़ों की रिकवरी में मदद देने में किसका काम है? नर्स की। और ये नर्सिंग का डेफिनेशन किसने किया था? वर्जीनिया हेंडरसन 1960 में। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि डैश इज़ अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो क्या है? नर्सिंग प्रोसेस इज़ द सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टेमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि एक पेशेंट डिजीज़ के साथ आया है तो एक आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो, उसके बाद आप उसका इलाज कर सकते हो। यूज टू आइडेंटिफाई, प्रिवेंट एंड ट्रीट द एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम है, पेशेंट को प्रिवेंट करते हैं, आप इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम जिस डिजीज़ के साथ आया है। पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, जो आगे फ्यूचर में जो डिजीज़ उसे हो सकता है। एंड प्रमोशन ऑफ द वेलनेस है, यानी आप हेल्थ की प्रमोशन भी इसी के ज़रिए कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस के ज़रिए। जैसे कि हमने ऊपर के डेफिनेशन नर्सिंग प्रोसेस में पढ़ा कि स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो इसमें कितने स्टेप इन्वॉल्व है? 5। नंबर 1 असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि पेशेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, साइन एंड सिम्टम के बेस पर डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसमें हम पास्ट हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पेन रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम डेटा के बेस पर डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट को ये साइन एंड सिम्टम है तो इसको ये डिजीज़ है, तो हम यानी नर्सिंग डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस डिजीज़ का पता चलने के बाद प्लानिंग करते हैं कि प्रैक्टिकली हम क्या प्लान कर सकते हैं, यानी कि कितना इंजेक्शन, कितना डोज लगाना है, कितने वक्त में लगाना है, कितना टाइम में लगाना है, तो ये सारा हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के बाद हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि उसे वो इंजेक्शन लगाते हैं और न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं, और दूसरा हम ट्रीटमेंट भी देते हैं प्रैक्टिकली। तो ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप एवॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जो हमने सारे जो प्रोसीजर किया, इसके बाद पेशेंट को रिलीफ मिला या नहीं, पेशेंट का डिजीज़ ठीक हुआ या नहीं, तो ये हम एवॉल्वेट करते हैं, एवॉल्यूशन में हम करते हैं। तो ये हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप थे। 5 स्टेप हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने याद रखने हैं। तो ये हम यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस डायग्राम की शक्ल में आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि पहले हम असेसमेंट करते हैं, यानी कि गैदरिंग डेटा। उसके बाद एनालाइजिंग यानी कि डायग्नोसिस करते हैं, यानी कि किस प्रॉब्लम के साथ आया है, प्रॉब्लम फॉर्मुलेटेड नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके बाद प्लानिंग करते हैं कि राइट केयर प्लान टू मीट गोल्स, कि हम ये डिजीज़ को किस तरह ठीक कर सकते हैं, गोल्स बनाते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली केयर आउट प्लान, जो प्लान हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और उसके बाद एवॉल्वेट करते हैं। एवॉल्वेशन का मतलब है कि हम जो भी हमने गोल बनाए उसको हम रिवाइज करते हैं कि जो हमारा क्राइटेरिया था वो मीट हुआ या नहीं, यानी पेशेंट को फ़ायदा पहुंचा या नहीं। हमारे पास लास्ट स्लाइड है गोल्स ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि नर्सिंग प्रोसेस जो हमने पढ़ा इसका असली मकसद क्या है, क्या हमें बताता है। इट इज़ आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस, ये हमें किसी भी क्लाइंट या पेशेंट का हेल्थ स्टेटस बताता है कि वो कितना हेल्थी है या डिजीजफुल है। एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, और उसको क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है या पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, आगे आने वाले जो प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं। तो इस्टेब्लिश प्लान, ताकि हम प्लान बना सके। आइडेंटिफाई नीड्स, ज़रूरियात को हमें ज़रूरियात का पता चल सके। एंड डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, और हम स्पेसिफिक इंटरवेंशन इम्प्लीमेंटेशन करें एड्रेस दोज नीड, ताकि वो ज़रूरियात पूरी हो सके। इन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए एक ऑर्गेनाइज मेन फ्रेमवर्क एज ए स्केलेटन रोल प्ले करता है। ऑर्डरली, ये तरतीब से, सिस्टमेटिक, स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल मेन पार्ट है टू ऑल नर्सिंग केयर, सारे नर्सिंग केयर के लिए। इनकम्पस यानी कि कवर करता है ऑल स्टेप, सारे स्टेपों को टेकन बाय द नर्स, जो नर्स लेता है इन द केयर फॉर पेशेंट, किसी भी पेशेंट केयर के लिए जो भी स्टेप लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस, सारे स्टेपों को कवर करता है।
तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट स्लाइड और हमने कवर किया पूरी चैप्टर को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद इस तरह के चैप्टर अपलोड और MCQs अपलोड करते जाएंगे। तो आज तक इतने ही। अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर करते रहना और अपना बहुत ख्याल रखना, अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।